So, a warm good evening to all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma, जहां हम आज एक नए टॉपिक के साथ आए और एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और बड़े शॉर्टली हम इसको पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का नाम है ल्यूकेमिया। जब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की, ये ल्यूकेमिया, कई लोग कह देते हैं जी ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, कई लोग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी हमारे कैंसर है उन कैंसर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा ल्यूकेमिया से। तो ये ल्यूकेमिया आपको याद रखना है। ल्यूकेमिया क्या है बेटा? ल्यूकेमिया एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है ऑफ हीमोपोइटिक टिश्यूज। हीमोपोइटिक टिश्यूज का मतलब है जो ब्लड का प्रोडक्शन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ब्लड का प्रोडक्शन कहां से होता है, कहां से होता है ब्लड का प्रोडक्शन? बोन मैरो से। बोन मैरो से ब्लड का प्रोडक्शन होता है। हमारी जो ये जो लॉन्ग बोन होती है बेटा, जैसे हमारी ये लॉन्ग बोन फीमर, इस लॉन्ग बोन के बीच में जो बोन मैरो कैविटी पाई जाती है वहां पर बोन मैरो होती है। ये बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन करती है और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन ब्लड सेल्स होती है जिनका प्रोडक्शन हमारी बोन मैरो से होता है। अब ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है बेटा कि मैलिग्नेंट, अरे हम जितने भी कैंसर पढ़ रहे हैं वो मैलिग्नेंट है, क्योंकि बिनाइन होते तो हम पढ़ते ही नहीं उनको, क्योंकि बिनाइन कैंसर इज नॉट हार्मफुल। तो मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ हीमोपोइटिक डिसऑर्डर, हीमोपोइटिक डिसऑर्डर मींस जहां से ये ब्लड सेल्स बन रही है उसी का ये डिसऑर्डर है। और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इन विच नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स आर इंक्रीज्ड इन द ब्लड। इसका कहने का मतलब ये बेटा कि जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर होती है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितनी होती है ये फाइंड आउट करो। देखो अभी 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम जो हमारी नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होती है हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की बजाय ये क्या होता है, विच नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स आर इंक्रीज इन द एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स। बेटा एक तो होती है नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होती है एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स। यदि हमारी आरबीसी नॉर्मल है तो हमारे ब्लड का हमारे लिए यूटिलाइजेशन है। यदि आरबीसी एबनॉर्मल हो गई तो हम क्या करेंगे, उसका कोई यूज ही नहीं हमारे लिए। तो एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया की जब एक डेफिनेशन बनती है, इट इज ए ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ हीमोपोइटिक टिश्यू और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इन विच नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स आर इंक्रीज इन द ब्लड। आपको सिंपल सा एक शब्द में बेटा एक लाइन में बता देता हूं, इंक्रीज द नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स। बेटा ये आपको याद करना है बेटा। तीसरा एक लाइन सिंपल सी। और ल्यूकेमिया क्या होता है बेटा? ल्यूकेमिया होता है मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ हीमोपोइटिक सिस्टम, HEMOPOITIC, हीमोपोइटिक सिस्टम। ये चीज समझ में आ गई? ये दो लाइन है छोटी छोटी सी, आपको याद करनी है। ये एबनॉर्मल सेल्स आर नोन एज ल्यूकेमिया सेल्स और ब्लास्ट सेल्स। इन एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज जो सेल्स होती हैं इनको क्या कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन एबनॉर्मल सेल्स को बेटा इनको बोलते हैं ल्यूकेमिया सेल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? LEUKEMIA, ल्यूकेमिया सेल्स। इनको क्या बोलेंगे बेटा हम? ल्यूकेमिया सेल्स। और ब्लास्ट मींस ब्रेकडाउन, ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन होना होता है, और ब्लास्ट ये आपको पता पड़ गया बेटी। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है बेटा। हमारे ब्लड कैंसर बहुत सीवियर माना जाता है और हमारी ब्लड सेल्स के अंदर यदि कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। यदि आपके कोई छोटा सा मास फॉर्म हो गया है या कोई दिक्कत है तो आप उसको रिमूव करके हटा सकते हो, लेकिन यदि किसी के ब्लड के अंदर ही किसी ब्लड सेल्स के अंदर यदि कैंसर आ गया तो फिर तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होके रहता है और उससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्या है बेटा? लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है ल्यूकेमिया। इन्फेक्शन एंड हेमरेज आर द मेन कॉज ऑफ द डेथ। जब इसके अंदर देखा जाता है कि भैया जो मेन कॉज क्या है डेथ का, तो इसके मेन कॉज जो डेथ का होता है वो होता है इन्फेक्शन एंड हेमरेज। आपको पता है बेटा कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इन्फेक्शन से लड़ना। अब बेटा सुनना, अब डब्ल्यूबीसी कब लड़ेगी इन्फेक्शन से? जब वो नॉर्मल होगी। अरे भाई यदि हमें किसी से लड़ना हो तो हमारा खुद का स्वस्थ रहना जरूरी है। अब यदि डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल हो गई, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल नहीं रही, तो इन्फेक्शन से कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ रहा, तो वो आप इन्फेक्टेड होते जाओगे
और इन्फेक्शन कारण यदि कहीं आपको कोई इंजुरी हो गई तो वहां हेमरेज भी हो जाएगा आपको। तो जो ल्यूकेमिया के अंदर जो मेन डेथ होती है वो इन्फेक्शन और हेमरेज के कारण होती है। हमारे जो ल्यूकेमिया है, इस ल्यूकेमिया के अंदर जो डेथ होती है वो मेन जो डेथ का कॉज है वो क्या है बेटा, इन्फेक्शन एंड हेमरेज। ये आपको याद करना है, ये चीज समझ में आई। अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा ल्यूकेमिया की, कि ल्यूकेमिया कितने टाइप का होता है, तो देखो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं। ल्यूकेमिया की जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि ल्यूकेमिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ल्यूकेमिया का जो आता है वो होता है ALL, मींस एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। मींस ALL, ए का मतलब एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है बेटा, ये इसके टाइप्स है जो आपको याद करना है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका माना गया एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और जो नेक्स्ट होता है बेटा वो होता है चौथा नंबर हमारा CML, मींस क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। मींस माइलोजीनस ल्यूकेमिया। इसका कहने का मतलब ये है बेटा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कि ये जो ल्यूकेमिया है दो तरीके का होता है। एक तो होता है लिम्फोसाइटिक और दूसरा होता है माइलोजीनस। लिम्फोसाइटिक एक्यूट और क्रॉनिक होगा, माइलोजीनस भी एक्यूट और क्रॉनिक होता है। बेटा यही लिखा हुआ है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोजीनस, ये दोनों। अरे बेटा देखो, एक्यूट लिम्फोसाइटिक और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक, एक्यूट माइलोजीनस और क्रॉनिक माइलोजीनस। तो ये चार तरीके का हो गया। खुशी मेल मत खाओ भाई, ये चार तरीके का हो गया, ये चार तरीके का हो गया। अब देखो बेटा, कई किताबों के अंदर इनको अलग अलग डिजीज बनाकर एक्सप्लेन किया गया है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, आपको यदि मैं ज्यादा डिटेल में बताऊं आप कंफ्यूज जाएंगे, हम कॉमन पढ़ लेते हैं। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है बेटा, तो इस एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है बेटा, समझ में आया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे नाम से एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी बोल देते हैं। ये बेटा अलग अलग नाम है इसके। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। सोनाली, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को बेटा एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी बोला जाता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। आप कंफ्यूज मत होना बेटा। उसके बाद ये टिपिकल इन दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल WBC इज नोन एज लिम्फोब्लास्ट। अब देखना बेटा, ये क्या है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। लिम्फोब्लास्टिक, मैंने आपको बताया ब्लास्ट मींस क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होना, और क्लास्ट मींस क्या होता है, ब्रेकडाउन होना। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, लिम्फोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि एबनॉर्मल लिम्फोब्लास्टिक। अब सुनो भाई, इसका मतलब समझ लो तुम, लिम्फोब्लास्टिक मींस, ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हो रहा है भाई किसी चीज का। अब हम जब पढ़ी WBC के अंदर रहे तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एबनॉर्मल WBC फॉर्मेशन हो रहा है। मींस WBC का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एबनॉर्मल हो रही है। ये WBC को ही लिम्फोब्लास्ट बोला गया है। इन एबनॉर्मल WBC को ही क्या बोला जाता है भैया, लिम्फोब्लास्ट। समझ में आया मेरे दोस्तों, इस एबनॉर्मल WBC को ही क्या बोला जाता है, लिम्फोब्लास्ट। उसके बाद में these abnormal WBCs cause alteration in production of normal RBC। अब भाई यदि हमारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यदि ये चीज एबनॉर्मल हो गई तो बाकी के सिस्टम को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये WBC, एबनॉर्मल WBC हमारे RBC, WBC और प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करती है। और नेक्स्ट, ये हमारे जो पाया जाता है बेटा, वो मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर पाया जाता है, बच्चों के अंदर पाया जाता है।
अब सुनो मेरे दोस्त, मैं इसकी आपको एक स्टोरी बता देता हूं 2 मिनट की। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, आपको सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ ल्यूकेमिया आपको मैंने बता दी। डेफिनेशन क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल WBC इज नोन एज ल्यूकेमिया। इट अफेक्ट्स हीमोपोइटिक सिस्टम ऑफ अवर ह्यूमन बीइंग। उसके बाद इट इज हैविंग 4 टाइप्स में आ गया एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इट इज आल्सो नोन एज एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। लिम्फोब्लास्ट, बेटा आप जो मेडिकल साइंस को याद करने की बजाय तोड़ के सीखोगे ना तो अलग आनंद आएगा। तोड़ के सीखने का मतलब क्या है, लिम्फोब्लास्ट तो तुम्हारे दिमाग में याद आ जाना चाहिए, भैया ये क्या है। लिम्फोब्लास्ट मींस, ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एबनॉर्मल WBC का। ये चैप्टर खत्म हो गया। साइन एंड सिम्टम्स वो सब एक जैसे होंगे सबके, ट्रीटमेंट सबका एक जैसा होगा, बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है कैसे क्या करना है। नेक्स्ट आ गया एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया। अब ये मैं रब कर दूं भाई, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड 2 किलोमीटर का नहीं है, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा सा ही है, तो जिसमें क्या होगा कि मटेरियल नहीं आएगा। अब हम दूसरा पढ़ते भैया, एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया। अब ये एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसको किस नाम से भी जाना जाता है बेटा, एक्यूट नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये चीज समझ में आई, देखो आपको ये शब्द खुद बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो जो किताब में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट MYELOID माइलोइड ल्यूकेमिया। ये बेटा क्या है, ये इसके नाम है भाई। जैसे घर में नाम रख देते हैं ना कि इसका नाम गोलू भी है, मम्मी इसको बंटी भी बोलती है, पापा इसको चंटी भी बोलते हैं, तो वो क्या है, अलग अलग नाम। तो ऐसे ही हमारा ल्यूकेमिया है, एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया। इट इज आल्सो नोन एज एक्यूट नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। मैं बता रहा हूं, ये जो पूरे कैंसर के अंदर ये ल्यूकेमिया थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें ये टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ती है। बाकी तो क्या है, ब्रेस्ट कैंसर जी क्या हो गया, अरे ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन द ब्रेस्ट, दैट इज नोन एज ब्रेस्ट कैंसर। अरे ब्रेस्ट की सेल्स के अंदर यदि कोई सेल्स एबनॉर्मल हो जाए तो उसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो ये तो कॉमन हो गई ना। अब यहां तो कर बेटा याद है, इनको नाम याद कर। सोनाली को दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, एक्यूट नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, बाकी तो बिना दिमाग के पढ़ लेगी, इसमें जरूर दिमाग लगा लेना। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ये चीज समझ में आ गई दोस्त, ये नाम है भाई इसके। माइलोजीनस लिम्फोसाइटिक मींस लिम्फोब्लास्टिक कर दो, माइलोजीनस मींस नॉन लिम्फोब्लास्टिक और माइलोइड ल्यूकेमिया। इट इज मोस्ट कॉमन एक्यूट ल्यूकेमिया फाउंड इन एडल्ट्स, ये हमारे एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है। और मोस्ट एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, ये एक रेयर डिसऑर्डर है, ये एक रेयर डिसऑर्डर है। और जो दूसरा डिसऑर्डर हमारा आता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। इसको हम दूसरे शब्दों के अंदर क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ठीक है बेटा, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। इस क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया के अंदर, इन दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया देयर इज अनकंट्रोल्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल लिम्फोसाइट्स इन बॉडी व्हिच एक्यूमुलेट्स इन द बोन मैरो एंड ब्लड। मींस बेटा जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर बी सेल्स और टी सेल्स रहती है। तो जो लिम्फोसाइट्स के अंदर जो बी सेल्स होती है, इनका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है, मींस ये बी सेल एबनॉर्मल हो जाती है। बेटा इसका कहने का मतलब क्या, देखो मैं आपको समझाऊं, ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर, यहां सेल एबनॉर्मल हो रही है। जब हम इनके टाइप्स की जब स्टडी कर रहे हैं तो इन टाइप्स में बताया गया कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक जो ल्यूकेमिया है भैया, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं बी सेल्स, इनका क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है, जिससे कि एबनॉर्मल होने से ये बोन मैरो और ब्लड के अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स, मींस बी सेल्स हमारे बोन मैरो और ब्लड के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, एबनॉर्मल बी सेल्स। समझ में बेटे, इन दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इज फाउंड आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल के बाद पाया जाता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और 50 साल से पहले कौन सा पाया जाता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इट इज द मोस्ट कॉमन।
हाँ, और इट इज द मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया फाउंड इन एडल्ट्स, और जो हमारे एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है वो है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। मींस कहने का मतलब बेटा, हमारे जो एडल्ट्स के अंदर जो ल्यूकेमिया पाया जाता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया को क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स जो बी सेल्स होती है, इन बी सेल्स का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। अरे नॉर्मल प्रोलिफरेशन हो, नॉर्मल तो हर सेल को मरना है। आरबीसी को कोई, आरबीसी का लाइफ, हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है बेटा, और हीमोग्लोबिन के अलावा सेल्स पाई जाती हैं आरबीसी। नाम तो सुना होगा, जैसे ताहिरपुर नाम सुना है, सुना है, ऐसे ही आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। आरबीसी का प्रोडक्शन हमारी बोन मैरो से होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान, जीवन जीना, जैसे आजकल हमारा जीवन जीना कितना है, डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है, एक आदमी यदि 60 साल जी लेता है तो सोचो वो पूरा जीवन जी लिया, उसके बाद टरक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। पहले जो लाइफ स्पान 80 साल 90 साल रहता था, वो लाइफ स्पान डब्ल्यूएचओ ने घटकर 60 ईयर्स हो गया है, 60 साल हो गया है अब ये लाइफ स्पान। ऐसे ही हमारे आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है, 120 दिन। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशंस की एग्जाम में पूछा गया है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। आरबीसी 120 दिन जीती है। हमारे जो खून बनता है ना, कई लोग कह देते हैं खून दान मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अरे खून दान देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 120 दिन के अंदर तो नया खून बन जाता है, आरबीसी नई आ जाती है। ये तो आपको भी बताया हमने मेडिकल साइंस में कि आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है, तो फिर तुम्हें काहे को टेंशन। उसके बाद क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। अब हम हमारे इस लास्ट वाले पे डिस्कशन करते हैं भैया कि क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है। तो क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया को हम क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोनिक नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब देखो बेटा, ये तो आपको पता ही है कि देखो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को क्या बोल सकते हैं, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अब सुना गौरी, जहां माइलोजीनस लिखा हुआ है, जहां माइलोजीनस लिखा हुआ मींस नॉन लिम्फोसाइटिक, माइलोजीनस मींस नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तनिषा समझ में आ रहा है? अरे आज तो इसको पूरा समझ में आ रहा है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक, क्रोनिक नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। देखो बेटा, ये तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे कि भैया ये मतलब माइलोइड ल्यूकेमिया। अब कैसे याद होंगे भैया, देख मेरी बात सुन ले गुरी। माइलोजीनस आ गया तो माइलोजीसन क्रोनिक, क्रोनिक तो माइलोजीनस को हम क्या बोल सकते हैं, माइलोइड भी। जैसे लिम्फोसाइटिक को लिम्फोइड बोल सकते हैं, और नो इस माइलोजीनस को नॉन लिम्फोसाइटिक भी बोल सकते हैं। अब जैसे एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया है तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया भी हो सकता है और एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया भी हो सकता है। अगर लिम्फोसाइट नहीं इसमें इंक्रीज हो रहे तो फिर नॉन लिम्फोसाइट में क्या इंक्रीज हो रहा है? मैंने बताया बेटा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी हो रहा है। इसके अंदर मैं बता रहा हूं अभी आपको, इन दिस देयर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ माइलोइड सेल्स इन द बोन मैरो व्हिच इज कलेक्ट इन द ब्लड। माइलोइड सेल्स, हमारे जो ब्लड के अंदर जो सेल्स पाई जाती है माइलोइड सेल्स, जैसे हमारे इस लिम्फोसाइटिक के अंदर तो बी सेल्स का ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोलिफरेशन हो रहा था। अब इस माइलोइड ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है कि जो माइलोइड सेल्स है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ माइलोइड सेल्स इन द बोन मैरो विच कलेक्ट इन द ब्लड। माइलोइड सेल्स मींस जो बोन मैरो को फॉर्म कर रही है वो सेल्स, उन सेल्स का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, माइलोइड सेल्स इन द बोन मैरो विच कलेक्ट इन द, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है माइलोइड सेल्स की। बेटा ये जो माइलोइड सेल्स है, इन माइलोइड सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। इस टाइप के ल्यूकेमिया के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब ये किस कारण होता है, अब सुनना बेटा, ये किस कारण होता है। एक क्रोमोसोम होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब तुम तो कहोगे सर ये कौन सा क्रोमोसोम आ गया। अरे भाई नॉर्मली क्रोमोसोम, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब गुणसूत्र हमारे, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? जीशान शर्माना नहीं यार, खुल के बोलना है, टेंशन किस चीज की। 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 जिनको बोलते हैं। 46 क्रोमोसोम में आधे क्रोमोसोम मदर से आते और आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं बच्चे के अंदर। नॉर्मल 46 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन कई बार किसी को कोई बीमारी होनी होती है,
जैसे क्रिसमस फैक्टर हो गया या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, मींस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है जिस क्रोमोसोम का नाम है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया पैदा करता है। ये खेल ही इस क्रोमोसोम का है भाई। अब क्रोमोसोम, अब जैसे डाउन सिंड्रोम क्या होता है बेटा, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तुम तो ऐसे देख रहे हो पहली बार सुन रहे हो सब कुछ है, कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो तो सुन तो रहे हो कम से कम। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मींस बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो पहले के टाइम पे लोग नहीं जाते थे, आजकल 5वें महीने पर लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। क्यों करवाते हैं, कि वो देख सके कि किसी बच्चे के अंदर जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जीन्स के कारण कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अरे हमारे 46 जीन्स सेट थे एक माला के मोती की तरह, तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है। यदि एक भी जीन इधर उधर गड़बड़ हो गया होता तो हम ऐसे बोल थोड़ी पाते। फिर वो कटा हुआ तालु, क्लेफ्ट लिप, पैलेट, ये सब क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। मींस वो कोई बच्चे का दोष थोड़ी है, उसमें माँ बाप के जीन्स का दोष है कि उनके जो जीन्स के अफेक्ट के कारण वो रोग हो गया। ऐसे डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है बेटा, नॉर्मली 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, अरे भैया 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 46 संख्या में 46, आधे मां से आते हैं आधे बाप से आते हैं। इन 23 पेयर क्रोमोसोम में 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, मींस एक मां से आ गया और एक पिताजी से आ गया। अब एक और क्रोमोसोम जाने कहां से आ जाता है वो, और ट्राइसोमी कर देता है। ट्राइसोमी मींस 2 होने चाहिए थे, 2 होते तो नॉर्मल होते, लेकिन ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर का क्रोमोसोम मिलके ये डाउन सिंड्रोम बना देता है। डाउन सिंड्रोम एक कंजेनाइटल एनोमलीज है, अरे वंशानुगत बीमारी है, बच्चा पैदा होता है इस बीमारी के साथ। कंजेनाइटल एनोमलीज किसको बोलते, बच्चा जिस बीमारी के साथ पैदा हुआ है उसको कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते। जैसे किसी का होता है ना हाइड्रोसेफेलिस, तुम पढ़ोगे बच्चे का हेड इतना बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसेफेलिस, बच्चे के हेड के अंदर सीएसएफ के फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो जिसके कारण हाइड्रोसेफेलिस हो जाता है। पीछे एक यहां पर वो फोड़ा हो जाता है पीछे स्पाइन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा। कई बार उसके हार्ट के अंदर डिजीज हो जाते हैं। ये सारे है क्या है, ये सारे कंजेनाइटल एनोमलीज हैं। ये कंजेनाइटल एनोमलीज मींस मां बाप के जीन्स के चेंजेस होने के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये चीज समझ में बेटा, तो मींस ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आकर क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया पैदा करता है। ये चीज समझ में आई बेटा, मोस्ट कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल के बाद होता है। अब कॉजेज, अब हम भैया कॉजेज पढ़ते, कॉमन कॉजेज। अब देखो सुनो बेटा, आपसे यदि ल्यूकेमिया पूछा जाए, क्योंकि ब्लड कैंसर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा वो ल्यूकेमिया बनता है, आपसे ल्यूकेमिया पूछा जाए तो आपको ये लिखना है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के बिना ल्यूकेमिया पूरा नहीं होगा भाई। तुम सोचो गुरुजी हम तो लिख के आए थे फिर भी नंबर नहीं मिले, तो नंबर जब ही मिलेंगे जब पूरा क्लासिफिकेशन लिखोगे और इन क्लासिफिकेशनों को भी थोड़ा बहुत समझाओगे। बाकी की और जैसे इनको यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप और बुक रेफर कर सकते हो, घर पे जाके नोट्स बना सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं तो बड़े शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो तो ल्यूकेमिया पे पढ़ने से कोई बंदा देखेगा ही नहीं। तो और डिटेल में घर जाके आपको, घर पे जाके करना क्या होता है, घर पे जाके क्या करते हो, खेलते कूदते हो, मजे मारते हो, किताबें फेंक देते हो कि चलो भाई छूट गए, घर वालों ने धक्का मारा तो मास्टर जी के पास पहुंच गए, मास्टर जी ने धक्का मारा तो घर पे पहुंच गए, ऐसा ही करते हो क्या? अरे पढ़ा करो, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं ना इसको घर पे जाके रिवीजन करो, कम से कम 11-12 बजे तक तो पढ़ो। जीवन में पढ़ने का टाइम यही होता है दोस्त, 25 से 27-28 साल, उसके बाद कुछ नहीं बचता जीवन के अंदर। जो अभी मेहनत कर लेता है वो बाद में सुकून पाता है, और जो अभी मेहनत नहीं करता उसको पूरे जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अपनी चॉइस देख लीजिए कि आपको कब क्या करना है, ये आपकी इच्छा है, प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से कि तुम कहो कि गुरुजी ने तो जबरदस्ती बोला है कि पढ़ने बैठना है, तो पढ़ लोगे तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, और माँ बाप का भला तो संग में होना ही है। तो मैं भी कह दूंगा जी ये बच्चा मैंने पढ़ाया था, देखो आज लग रहा है, तो मुझे भी सुकून मिलेगा, मैं भी बढ़िया रहूंगा। और नहीं क्या करना पड़ेगा, हे भगवान इसी को पढ़ाया था क्या मैंने, ये तो पढ़ता ही नहीं। अब कॉजेज की जब बात करते हैं बेटा कि ल्यूकेमिया के, अब सुनो बेटा, कॉजेज जितने भी मेडिकल साइंस है ना बेटा, उस मेडिकल साइंस के अंदर सबसे पहले जब कॉजेज की बात आती है तो पहला कॉजेज क्या होता है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मींस अननोन। अरे बेटा कैंसर तंबाकू खाने से होता है, स्मोकिंग करने से होता है, च्यूइंग करने से होता है, अल्कोहल लेने से होता है, लेकिन फिर भी हम पहला कॉज इडियोपैथिक
अननोन मान के चलते। अरे मेरे पिताजी कुछ नहीं करते थे तो भी उनको रीनल सेल कार्सिनोमा हो गया था, किडनी निकालनी पड़ गई। कुछ भी नहीं करते थे, कुछ करते तो बढ़िया रहता कि चलो कुछ करके हुआ है, बिना करे ही हो गया। तो पहला कॉज, जब भी आप हमारे मेडिकल साइंस के अंदर पहला कॉज लिखते हो तो पहला कॉज आता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मींस अननोन। हम किसी बीमारी के लिए ये नहीं कह सकते भैया कि इससे ये बीमारी हुई है। हाँ, हम पढ़ सकते हैं इसके कारण ऐसा होता है, लेकिन 100% वी कांट से कि हर बीमारी का कॉजेज ये। दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में आपको पता पड़ गया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या पैदा करता है? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। समझ में आ रहा है बहन जी? उसके बाद एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, रेडिएशंस जो होती है, एक्सरे रेडिएशंस, आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती है, ये रेडिएशंस क्या करती है बेटा? ये कैंसर पैदा करती है। रेडिएशंस का कैसे? आप एक्सरे कराने जाते हैं, सब लोग भग जाते, दूर हो जाते, भाई रेडिएशंस नहीं लेंगे। क्यों? अरे ये रेडिएशन से जो रेज निकलती है वो डायरेक्ट आपके सेल के जीन्स को जाके अफेक्ट करती है, सेल के जीन्स को जाके अफेक्ट करती है। अब जैसे हम लोग तो 10 से 12 साल 15 साल होते आए, हम रेडिएशंस में काम करने लगा था तो हमें खतरा बना रहता है। क्या होगा? अभी तो जवान है, ठीक है, अभी हमारा पता पड़ेगा 60 इयर्स के बाद में कि क्या हुआ। ठीक है बेटे? तो रेडिएशंस, एक्सपोजर टू केमिकल कार्सिनोजेंस, मैंने आपको बताया केमिकल कार्सिनोजेंस, हाइड्रोकार्ब्स, बेंजीन, एरोमेटिक, ये सारी मैंने वीडियो बनाई है बेटा। ऑन्कोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और ऑन्कोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ये डाला है, इसको पढ़ तो लेना मेरे दोस्तों, पढ़ तो लेना। तनीषा तुमने देखी एक आध वीडियो? अरे तुम झूठ बोलती हो, पढ़ी नहीं। देखी ऑन्कोलॉजी, देखी, कुछ समझ में आया? अरे चलो बहुत बढ़िया। हाइड्रोकार्बन्स, यूज ऑफ टबैको, तंबाकू पैदा करता है। तो भाई एक तंबाकू मत खाने देना, कोई भी अपने घर में हो, आस पड़ोस में हो, कोई तंबाकू खाए, मना कर दो। नहीं, अरे भाई टबैको से कैंसर होता है, कैंसर कहीं का भी हो सकता है, ये थोड़ी है कि वो तंबाकू से ये नहीं होगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि कोई ये कहता है जी हमारे तो ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होती है। अरे डायबिटीज होगी तो न्यूरोपैथी भी संग में होगी, नेप्रोपैथी भी संग में होगी, फिर तो वो तो संग में बारात चलती है ना डिजीज की भी। अकेली डिजीज थोड़ी आएगी, संग में कुछ न कुछ लेके आती है। अब तुम कहोगे जी टबैको से क्या होता है? अरे टबैको से एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस वो और भी ज्यादा खतरनाक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हमारे, मैं एक तुम्हें अब समझा दूं, तुम ज्यादा ज्ञान की बातें करते हो बीच बीच में। ATHEROSCLEROSIS, एथेरोस्क्लेरोसिस। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, हम तो ऑपरेशंस के दौरान देखते। एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है ना, उसके जब आप स्किन पे चीरा लगाते हो तो अच्छे तरीके से मजबूत होती है स्किन, आराम से चीरा लगता है, कटती है, वेन वेन भी ठीक रहती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? टबैको इनके यूज करने से जो आपकी वेन और जो आर्टरी है उनकी जो थिकनेस है ना वो पतली हो जाती है। तो जैसे कहीं चोट लग गई या कोई इंजरी हो गई ना, वो पतली कारण खून निकलता है भाग के। ये एथेरोस्क्लेरोसिस का जो मेन कॉज है वो है टबैको, तंबाकू खाना। तुम में से तो नहीं खाता कोई, खाना भी नहीं, गलत बात है। साहिल भाई बंद कर दो, बिना भैया को बोल दो, बंद कर देगा संग में ही। वीडियो में भी बोल दिया है मैंने, घर पे सुना देना इस। तो तंबाकू जो भी यूज कर रहे हो वो बंद कर दो। ये बेटा अभी नहीं है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस और ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट करती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को क्यों हमें झेलना? ऐसी चीज कोई है दुनिया में जो हमसे बड़ी हो? कोई नहीं। तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम होंगे तो दुनिया में चीजें होंगी, हम ही नहीं रहे तो क्या रहा फिर? ठीक है बने भैया, एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है इससे, हमने समझा दिया। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस पतली हो जाती है, थिन हो जाती है आर्टरी और वेन। और थिन हो जाएगी तो क्या होगा? जैसे ऑपरेशन के लिए वो हाथ पे चीरा लगाते हो, जहां भी थोड़ा सा भी यू कर देते ना आर्टरी इंस्ट्रूमेंट से, तुरंत ही वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। यूज ऑफ टैबैको। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर एचटीएल 5th 2nd, एचटीएल मींस ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया, लिम्फोमा वायरस होता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं कुछ, एल्केलाइटिंग ड्रग्स, और इम्यूनोसप्रेसेंट पर्सन। इम्यूनोसप्रेसेंट, अब देखो बेटा मेडिकल साइंस के अंदर क्या है यार, आपको यदि थोड़ा बहुत आपके पास दिमाग है ना, आप सब कुछ समझ सकते हो, पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट, जिस आदमी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उसको कोई भी बीमारी घेर लेती है। और सप्रेस किसका होगा? या तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, शरीर बिल्डअप अच्छा नहीं होगा, या कोई ऑलरेडी बीमारी है उसको,
तो उसी का तो इम्यून सप्रेसेंट होगा। जैसे एचआईवी का बोलते हैं ना, एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या पैदा करता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स क्या है? एड्स कोई एक बीमारी नहीं है, एड्स एक सिंड्रोम है। एड्स एक सिंड्रोम है मींस ये बहुत सारी बीमारी लेके आता है साथ में, जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने को मतलब आपके न्यूरोपैथी भी हो सकती है, आपके हेमरेज भी हो सकता है, आपको इन्फेक्शंस भी हो सकता है, आपके टॉन्सिलेक्टोमी भी हो सकता है, आपके टॉन्सिलाइटिस भी हो सकते हैं, आपके फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, आपका मायोपिया भी हो सकता है, आपका विजन लॉस भी हो सकता है, आपके न्यूरोपैथी भी हो सकती है, नर्व वीकनेस भी हो सकती है। ये सिंड्रोम है। मींस यदि किसी को एड्स हो गया तो जब ये स्टार्टअप होता है, जब ये बढ़ता है तो क्या सिंड्रोम बनाता है। सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। और एड्स के अंदर क्या है? एड्स का ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक ड्रग जीडोविडिन दी जाती है। वो जीडोविडिन क्या है? वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। जैसे बाबा रामदेव कहता है ना कि अश्वगंधा खाओ, इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करो, तो ऐसे ही वो बूस्ट अप है, बस आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। जैसे इंजन हमारी कहते हैं ना, वो स्कूटी में तेल भरवाने जाओगे तो बोलेगा भाई साहब ये वाला तेल भरवा लो, 2 रुपए ज्यादा है, थोड़ा सा इंजन का फिल्टर हो जाएगा। तो ऐसे फिल्टर है वो जीडोविडिन। परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। बाकी कॉजेज आपको पता ही है कैसे कैसे होते, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारियों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें बीमारियां बहुत स्प्रेड हो रही है। आसपास में आप देखना, वो ये तो दिल्ली जैसा विकसित शहर है, यहां तो बहुत स्प्रेड हो रहा है। पहले जो एचआईवी के पेशेंट और एड्स के पेशेंट हजारों में आते थे, अब तो लाखों में चल रहे हैं। पता पड़े तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे हाथ मिलाता है, तुम्हारे संग खाना खाता है और तुम्हारे पीछे नजरें गड़ा के बैठा है कि भाई इसको भी करना है। ठीक है बेटे, तो बच के रहना है। उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट पर्सन आ गया। नहीं बेटा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखो ये कोई एक छोटा सा विलेज तो है नहीं है जहां बैकग्राउंड से जानते हैं। जैसे मैं आपको आपके बैकग्राउंड से नहीं जानता, आप मुझे मेरे बैकग्राउंड से नहीं जानते। आप मेरे स्टूडेंट हो, हम टीचर, हमें यहां मिले, हम एक क्लास से मिले, हम बैकग्राउंड से थोड़ी जानते। तो किसी पर्सन को कोई भी बीमारी हो सकती है कि अरे हमने तुम्हारा सैंपल थोड़ी लिया है कि भैया मेरे यहां एडमिशन लेंगे, कागज चेक कराओ, मेडिकल कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो करना क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं बेटा इसके? एथेरोस्क्लेरोसिस लिख लिया बेटा, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का सकरा हो जाना, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हाँ बेटा, क्योजेज और ल्यूकेमिया में नहीं है, मैं उसका बताया। एथेरोस्क्लेरोसिस का टैबैको का यूज करने से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे हमारे इसके अंदर? फीवर, फीवर होगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मींस भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस हो जाएगा। अब देख सुनना बेटा, अब यदि एक तो होता है वेट लॉस, एक होता है सडन वेट लॉस। किसी का अचानक वेट लॉस हो जाए, को बोले जी मैं तो अभी 10 दिन पहले तो मेरे में वजन 90 किलो था, अब तो 60 किलो रह गया, 70 किलो रह गया है। आप क्या कहिए? तुरंत उसका डायग्नोसिस करने के लिए वो सीवियर पॉइंट है। आप कहोगे 90 का 85 हो गया तो चलो कोई बात नहीं, 90 का 80 हो गया कोई। आप कहोगे जी 90 का 65 रह गया तो तुरंत कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तुरंत डॉक्टर क्या करेगा? भैया कहां रहते हो? आपने बोला जी हम झुग्गी में रहते, बोलेगा जाओ टीबी की जांच कराओ। क्योंकि फीवर यदि आपको आ रहा है और कफ आ रहा है और सडन वेट लॉस हो रहा है, तो दैट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी हो सकती है। ऐसे ही यदि सडन वेट लॉस हो रहा है तो दैट कैन लीड ल्यूकेमिया, वो ल्यूकेमिया हो सकता है। टेकीकार्डिया, जहां पर पल्स रेट बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया मींस पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट। अरे पल्स तो पता है भैया, नॉर्मल आदमी की पल्स, धड़कन नापते हैं डॉक्टर साहब बाजू पकड़ के, कितनी होती है नॉर्मल पल्स? 70 नहीं 72 पर मिनट। 2 क्यों खा रहे हो? अपनी ओर लगा दो 2। 72 पर मिनट हमारी पल्स होती है। जब ये पल्स 100 पर मिनट हो जाए तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। ये टर्म है एक, ये एक टर्म है। और यदि ये पल्स 60 से कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं सोनाली? ब्रेडीकार्डिया। तुम भी सीख जाओगे, तुम दोनों भी खुल के। इनसे दोस्ती कर लो, साहिल से दोस्ती मत करना, ये बेच आएगा तुम्हें, ये बहुत तेज है ना? है ना बेटे? और दूसरा होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक, बेटी बात समझना, ऑर्थोस्टैटिक मींस जब पर्सन वो खड़ा होता है, ऑर्थोस्टैटिक खड़े होता है तो बीपी उसका डाउन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोस्टैटिक। जहां भी ऑर्थोस्टैटिक समझ में आए ना तो आपको तुरंत कह देना खड़ा होना।
हाइपोटेंशन मींस बीपी का कम हो जाना, हाइपरटेंशन मींस बीपी का बढ़ जाना। ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद हेडेक, एनीमिया, एनीमिया तो होगा भैया डब्ल्यूबीसी का यहां काम बिगड़ रहा है, तो ये डब्ल्यूबीसी का काम बिगड़ेगा तो ये आरबीसी का भी काम बिगाड़ेगी, और आरबीसी का काम बिगड़ेगा तो ये एनीमिया पैदा करेगी। मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, जॉइंट्स के अंदर पेन होगा, बोन्स के अंदर पेन होगा, और टेंडरनेस इन द बोन, यूं हाथ लगाते दर्द होगा, हाथ लगाते दर्द होगा, इसको क्या बोलते हैं? टेंडरनेस इन द बोन्स। अब टेंडरनेस को, अब देखो भाई तुम क्या कि तुम पढ़ते नहीं हो घर जाके, तुमको तो जो मास्टर जी ने बोल दिया उसको भी नहीं पढ़ते हो जाके। टेंडरनेस का मतलब जब तुम देखोगे किसी डिक्शनरी में जाके शब्दों का मतलब देखो, टेंडरनेस का मतलब होता है टच टू पेन, मींस टच करने पे दर्द होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? टेंडरनेस। टेंडरनेस इन बोन, रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहेंगे, अनयूजुअल ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग नोज से हो सकती है, रेक्टम से हो सकती है, गम से हो सकती है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्लॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लिम्फेडिनोपैथी, जो लिम्फेडिनोपैथी मींस जहां जहां पर आपकी लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती है उनकी एडिनोपैथी हो जाएगी, मींस साइज इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फेडिनोपैथी। उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा। अब देखो बेटा ये टर्म है, टर्म का मतलब स्प्लीन का इनलार्ज होना स्प्लीनोमेगेली, और लीवर का इनलार्जमेंट होना हेपेटोमेगेली। मेगेली जिसके पीछे लग गया उसी का इनलार्जमेंट हो जाता है। इनलार्जमेंट मींस जो नॉर्मल साइज है उससे साइज बढ़ जाती है। इजिली ब्रजिंग हो जाएगा, नाइट में पसीने आएंगे, नाइट स्वेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल हो जाएगी, मे बी नॉर्मल, इंक्रीज और डिक्रीज डिफरेंशिएट, कभी बढ़ जाएंगी कभी कम हो जाएंगी, कभी ज्यादा रहेंगी कभी कम कभी नॉर्मल। सीरम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा ये चीज समझ में आई आपको? ये सिम्टम्स होंगे। मैं आपको ये नोट्सों का फोटो खींच के अभी गुरी ग्रुप में डाल देगा, वहां से आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करने का मतलब है आपको लिखना है, और नहीं लिखना तो मैं बुक के राइटर का नाम आपको बता दूंगा, ये सेम टू सेम नोट्स है, ये बुक आपको मंगा लेनी है जिससे आप लिख सकते हो। उसके बाद में जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस में सबसे पहला मैंने क्या बताया? हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहला डायग्नोसिस करने के लिए हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। अरे दोस्तों हिस्ट्री टेकिंग करने से आधी से ज्यादा बीमारियां पता पड़ जाती है। आप बताते हो ना डॉक्टर को जाके, जी 3 दिन से बुखार आ रहा है, जी खांसी हो रही थी, कफ आ रहा है, वो हिस्ट्री से समझ जाता है ना क्या हो रहा है। हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट। आप जो सिम्टम्स बताएंगे उन सिम्टम्स के बेस पर भी डायग्नोसिस किया जाता है। उसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट भेजते हैं ना, ब्लड के अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं? एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स का टेस्ट, एचबी लेवल टेस्ट ये कराएंगे, सीरम यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल चेक करवाएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने होते? 5। उसको याद कैसे करते? GAMDE, हाँ गैमडे, GAMDE, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन GAMDE ऐसे होता है। तो जी इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई। इसको याद कैसे करते बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन को हम GAMDE, गैमडे, और आगे लिख दो इम्यूनोग्लोबिन। तो कितने हो गए? इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ऐसे याद कर लोगे मेरे भाई, कितने बढ़िया अच्छी चीज है। अब याद तो करना पड़ेगा, दिमाग तो तुम्हें चलाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि मास्टर जी याद करें, मास्टर जी का भी बस चल जाए तो मैं याद करके तुम्हारी जगह परीक्षा दे देता, लेकिन मैं यदि ऐसा करूंगा तो मुझे पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, तो वो वैसा मैं करूंगा नहीं। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? तुम खुद ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो भैया, तो तुम पढ़ोगे, पास हो जाओगे, तुम्हारे माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, फिर वो हमें भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। अब यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो बेचारे वो भी परेशान, हम भी परेशान, हमारे पास मुंह फुला के वो आएंगे, हम उनके पास मुंह फुला के बैठे रहेंगे। तो यदि तुम जीशान भाई पढ़ना चाहते हो तो दिल खुल के पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, और ओवरलोड, ओवरबर्डन और टेंस होके नहीं पढ़ना, क्योंकि जब आप टेंशन लेके पढ़ते हो तो आपको जल्दी चीजें याद नहीं होती। बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो का सैंपल लेंगे, एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, ये सारे हमारे डायग्नोसिस करने के तरीके होते हैं। अब जब हम आते हैं बेटा कि मेडिकल मैनेजमेंट, जब इसके मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने कल गुरी और जो लोग आए थे उनको हमने बताया था बेटा कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स,
अब कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के अंदर बेटा मैंने 3 नाम बताए थे आपको, एक तो 5-फ्लूरोयूरेसिल, प्रेडनिसोलोन और मेथोट्रिक्सेट और क्लोरम्ब्यूसिल। ये ड्रग्स हैं जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आती हैं जो कि इस ल्यूकेमिया के पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी मींस जहां पर हम उस पेशेंट को रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन थेरेपी 2 तरीके की होती है ना, कल बताई थी ना मैंने, इंटरस्टिशियल रेडिएशन थेरेपी और बीम, एक्स्ट्रा बीम रेडिएशन थेरेपी। बीम मींस बाहर से एक बीम, एक बड़े ऑर्गन से रेडिएशन छोड़ी जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बीम थेरेपी। इंटरस्टिशियल मींस हमारे बॉडी के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज के अंदर रेडिएशन छोड़ी जाती है, उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल। बेटा ये चीज समझ में आई आपको। उसके बाद में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों को हम अलग अलग भी दे सकते हैं, इन दोनों को कंबाइंड में भी दे सकते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, आपने सुना होगा सलमान खान ने बोन मैरो डोनेट कर दी। बोन मैरो डोनेट करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमारी जो बोन मैरो है वो बोन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही तो जिसके कारण क्या होगा, हमारे डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यदि हेल्दी बोन मैरो इंजेक्ट कर दी जाएगी, मींस डायरेक्ट हमारे बोन के अंदर इंजेक्शन डाल के बोन मैरो को सिरिंज में लिया जाता है और दूसरे जो डिजीज जो पर्सन है उसकी बोन मैरो के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जब फ्रेश बोन मैरो आएगी तो वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करेगी, और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो गया तो ल्यूकेमिया का रिजल्ट अच्छा होगा। तो बेटा जितने भी ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के केसेस आते हैं उनके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। सपोर्टिव थेरेपी के अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक के अलावा एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है पेशेंट की कंडीशन देने के लिए कि यदि उसको कोई इन्फेक्शन है तो मोनोसेफ अमीकासिन एंटीबायोटिक देंगे या उसको एंटीवायरल देंगे या एंटी फंगल देंगे, उसको वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या इन्फेक्शन हुआ है। और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एज ए नर्स हम पेशेंट की एंजाइटी, न्यूट्रिशनल लेवल, फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे, पेशेंट के नॉलेज को बढ़ाएंगे, पेशेंट की हिस्ट्री को मेंटेन करेंगे। और यदि उसको दर्द है कहीं पर तो वो दर्द हम देखेंगे कहां पर उसका पेन और किस तरीके से हम उसे एलिवेट कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स को समझाएंगे और पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो मेंटल हेल्दी हो जाए। क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की बीमारियां, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारा एंड हो गया, तो इस चीज से उन्हें बचाना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसी के साथ ही हमारा ल्यूकेमिया का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और छोटा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहिए, और बाकी के लोगों को बताइए और कमेंट जरूर करिए क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा स्टेटस और मनोबल बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।